और चर्चा करेंगे और देखेंगे बिहार की खबरों पर। दरअसल बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की लागत की योजनाओं के कार्यों का शिलान्यास किया, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में राजद कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, इसलिए आपको दूसरी भाषा में कहे तो यदि कोई किसान एक ही खेत में 20 सालों तक किसी बीज को गिराता है तो वह फसल भी खराब होती है और मिट्टी भी खराब होती है। ऐसे में एक बार आप सभी लोग जनता के बीच जाकर यह संदेश पहुंचाए कि राजद को भी एक बार सरकार बनाने का मौका दिया जाए। ये खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो जमीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे, अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम करें। पटना में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहलगांव में आतंकी हमले पर मारे गए पर्यटकों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कहां पहलगांव एक संवेदनशील एरिया है, वहां किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार सारी एजेंसियों का उपयोग विपक्ष के लिए करती है। यह घटना पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांड जो पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी जांच का क्या हुआ, आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को इंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस। वहीं पटना के सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में कई अहम मुद्दों के साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई, जिसका जायजा लिया संवाददाता राजीव कमल ने। महागठबंधन की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जहां तस्वीरें हम दिखाएंगे। अभी हम सदाकत आश्रम में हैं और यहाँ तेजस्वी यादव पहुँचे हुए हैं। वहीं आपको वीआईपी पार्टी के संरक्षक कह लीजिए मुकेश सहनी भी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, चाहे वो प्रभारी हो अल्लावरू, वो भी मौजूद है। अंदर जो बैठक जो चल रही है आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी सभागार है, इसमें बैठक हो रही है अंदर बकायदा। ये दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक पहले इसलिए कि इससे पहले जो बैठक हुई थी 17 तारीख को हुई थी और 17 तारीख में अहम निर्णय लिए गए थे। अहम निर्णय अगर आपको बताते चले जो पिछले अहम निर्णय के बारे में, उसमें ये अहम निर्णय था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जहां तेजस्वी यादव को एक तरीके से अध्यक्ष के तौर पर कह लीजिए कि उनको बनाया गया था, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस भी थी, उसमें वाम दल भी हैं, वीआईपी पार्टी को भी रखा गया है। इसका मतलब ये साफ है कि आज जो दूसरी बैठक होने वाली है वो अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी हो सकता है कि इसमें चर्चा हो और उसमें तमाम जो बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है कि सरकार को घेरने के लिए या तमाम जो सरकार की तरफ से जो भी ये विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए अपना चल रही है उसको काउंटर करने के लिए भी यहाँ रणनीति बनाई जा सकती है। अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि जो दूसरी बैठक चल रही है इसमें पशुपतिनाथ पारस अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल
जो कहा जा रहा था तेजस्वी के लिए कि वो बैठक में आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो इसका मतलब कि अभी जो कोऑर्डिनेशन जो बना है वो हो सकता है कि उनसे बातचीत इस तरीके के स्तर पर नहीं हुई होगी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण जरूर है कि पशुपतिनाथ पारस को लाने के लिए जरूर तेजस्वी यादव क्योंकि बातचीत करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ अभी तक वो नहीं आए हैं। कहा था तेजस्वी यादव के बगल में बैठाया गया था, आज भी बगल में बैठे हुए। इसका मतलब वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक है, जो कह लीजिए कि मुकेश सहनी है, उनकी अहमियत इस गठबंधन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आगे इस पर और क्या बैठकों के बाद क्या फैसला होता है, वो बैठक के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन बाबर के साथ में राजीव कमल, टीवी 45 सदाकत। वहीं पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक में शामिल होने वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सैनी सदाकत आश्रम पहुंचे। इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। गया के डुमरिया इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सिंधपुर के रहने वाले 28 साल के सोनू ठाकुर के रूप में की गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या का खुलासा करते हुए एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि मृतक सोनू कुमार का उसके भाई की पत्नी से अवैध संबंध था, जो हत्या का कारण बना। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोनू ठाकुर की हत्या की स्क्रिप्ट करीबन 12 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। वहीं मृतक के परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दिनांक 21/4/25 को डुमरिया थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिंहपुर में एक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों के द्वारा वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया और तत्क्षण ही घटना स्थल पर मैं स्वयं SHO डुमरिया वहाँ पहुँचे और ग्राम सिंहपुर में उस युवक की शिनाख्त की गई। उस युवक का नाम सोनू ठाकुर था और प्रारंभिक पूछताछ और जो भी साक्ष्य संकलन करने के उपरांत हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम हेतु शव को NMCH में भेज दिए। इस पूरी घटना को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उस विशेष टीम में SHO डुमरिया इंस्पेक्टर दिनेश, एडिशनल SHO सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार और डुमरिया थाना के अन्य पुलिसकर्मी और जिला के तकनीकी शाखा DIU। गया जिले के कचनार गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि टोला सेवक को नौकरी के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान सत्येंद्र सिंह भुक्ता के रूप में की गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस टीम हर एक एंगल से मामले की जाँच कर रही है। कि आज प्रातः तकरीबन 7 बजे चक्रबंधा थाना की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्राम है कचनार, वहाँ पर जंगल के बीच में एक व्यक्ति है जिसकी लाश पड़ी है। तो सूचना प्राप्ति के उपरांत तुरंत आधे घंटे के अंदर चक्रबंधा थाना की पुलिस और STF बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और पहुंचने के उपरांत जब लाश को अपने कब्जे में लेते हुए शिनाख्त करती है तो उस व्यक्ति की पहचान सत्येंद्र सिंह भोक्ता के रूप में पाया जाता है, जो उसी गांव का रहने वाला है। और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि इसकी किसी ने हत्या गोली मार के कर दी है। घटना के हम लोग के कोई मालूम नहीं हुआ, कैसे किसी कारण हुआ कैसे नहीं हुआ, समझो ना। लेकिन इस सब के विवाद पहले ही से चल रहा था, टोला सेवा के विषय में बारे में पहले से चल रहा था। 6 बजे के लमसम अच्छा सब अपन महुआ भी चल जाता है लोग, तो सब जने चले जा लगा तो देखा कि लाश पड़ल यहाँ पर लोग हालांकि कैसे ऐसा बात हुआ, घटना गया कैसे मार। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविंद्र कुमार यादव अपने साथियों के साथ शराब की खरीद बिक्री में शामिल था। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से
2 राइफल, 18 लीटर शराब और 1 कार बरामद की। वहीं दोनों अपराधियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है और वे पहले भी जेल जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इस मामले में पारू थाना कांड संख्या 204/25 दर्ज कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। और सीएसपी का तो 2 केस हमारे यहाँ ही है। साहेबगंज में नवलपुर में एक सीएसपी लूट हुआ था और दूसरा पाली में। हथियार बरामद है। ये इनका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी तो बता नहीं रहे हैं। एक जो विकास है इसका, एक आप लोगों को याद होगा कि इसका मोबाइल पर भी ये काफी हाईलाइट हुआ था और जिसमें कि वो पिस्टल लेकर के पिस्टल लहरा रहा है। तो उन्होंने पूछताछ के क्रम में काफी बहुत पूछताछ किया गया, इसके बाद भी वो पिस्टल अब तक बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जैसा ये बता रहा है कि इसका दूसरा साथी जब गिरफ्तार होगा तो उसके पास से पिस्टल जरूर मिल जाएगा। आम से मामले में ये पारू में ये केस दर्ज हुआ है 202/25। औरंगाबाद पुलिस ने जिले के टॉप 10 सूची में शामिल एवं लूटकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि औरंगाबाद पुलिस को अपराध मुक्त जिला, दरअसल पुलिस ने औरंगाबाद को अपराध मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध के कांडों में वंचित अपराध कर्मियों के गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को टॉप 10 की सूची में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत पूर्व से गंभीर कांडों में वांछित अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में जो लूट की घटना हुई है, डकैती की घटना हुई है, उसमें कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह ही हमने लगभग 4 साल पुराने 2 वांछित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसका आप लोग के द्वारा कवरेज भी किया गया था। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि हसपुरा थाना अंतर्गत 2016 में एक घटना घटी थी, जिसमें ट्रक लूट किया गया था अगेन, और उसमें से हल्दी लूट लिया गया था। हल्दी की बरामदगी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन ट्रक की बरामदगी कर ली गई थी। कैमूर के नुआम थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2.5 करोड़ के हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि तस्करी के लिए हेरोइन यूपी से लेकर भोजपुर लेकर जा रहे थे तस्कर। मामले की जानकारी देते हुए मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला के निर्देश पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान अकोहनी की तरफ से एक बाइक आते दिखाई दिया, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक को तेजी से भगाने लगे। वहीं बाइक जेतपुरा पंप केनाल नगर में पलट गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। 2.5 किलो लगभग आया है। अभी एग्जैक्ट इसका मात्रा 2.5 किलो लगभग 13 ग्राम है। 2 किलो 513 ग्राम मात्रा है और इसका मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। इनको डिलीवरी देने में कितना मिलता है पैसा? इनको 5,000 रुपये अभी तो बता रहे हैं कि इतने में तय हुआ था। इनको सिर्फ दिलदार नगर, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के दिलदार नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से रिसीव करके और इनको बिहिया चौरस्ता एक जगह। बिहार के नवादा सिविल कोर्ट में पेशकार और पुलिस जवान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जहां कोर्ट पेशकार नवीन कुमार को एक पुलिस जवान के द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप पेशकार ने लगाया। घटना के बाद सभी पेशकारों ने करीबन 3 घंटे तक काम रोक दिया। उन्होंने दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर मधुबनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार को कई बड़ी सौगातें दी। वहीं मधुबनी से पीएम मोदी ने सहरसा से लोकमान्य तिलक तक जाने वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ट्रेन 4:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंची, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कहाँ जा रहे हैं? दानापुर। और आज एक स्पेशल ट्रेन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लिए कई अहम परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें खगड़िया जिले को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल वर्षों से प्रतीक्षित अलौली खगड़िया पैसेंजर ट्रेन आज पहली बार चली, जिससे फरकिया क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह ट्रेन खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने अलौली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इसके साथ ही खगड़िया स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया, जो सहरसा से रवाना हुई। किया गया उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी और हम लोग सभी हमारे देश के उन सभी परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आज खगड़िया लोकसभा के लिए एक सुखद दिन है और सुखद दिन इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमले और 28 पर्यटकों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी घड़ी में आज औरंगाबाद के दाऊदनगर शहर में युवकों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना जम्मू कश्मीर पहलगाम की है। कोई घूमने जाता है और उसे गोली मार दिया जाता है। ये हरकतें हैं एक ऐसे राष्ट्र की जिसे राष्ट्र कहने में भी हमें बहुत शर्म आ रही है और हम तो चाहते हैं कि उसका नामो निशान ना रहे, उसका नक्शा में कोई निशान ना रहे, वर्ल्ड के नक्शे से वो गायब हो जाए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए भारत सरकार को। हमारी भारत सरकार से अपील है कि अब किस बात का उससे समझौता किया जाए। है कि आखिर देश में रक्षा मंत्री किस लिए, विदेश मंत्री कूटनीति के लिए। तो जब रक्षा मंत्री हमारे पास है, फिर भी अगर देश में लोग सुरक्षित नहीं है तो अब भारत के लोग किस देश से अपेक्षा करेंगे कि हम उस देश में सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार से मांग है कि आप सभी धर्मों को लेकर चलिए। आप रक्षा मंत्री बने हैं तो अपने दायित्व को